हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सारे लोग ठीक है? चलो फटाफट सारे लोग एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए। यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सारे लोग ठीक है? आई होप कि सारे लोग सेफ हो गए, सारे लोग हेल्दी हो गए, राइट ना? सारे लोग एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द यूकैरियोटिक सेल। लास्ट हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो गया था। मैं डायरेक्ट सेशन को ऑन कर देता हूँ, ओके, क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल्सो मी, ओके। सो चलो बात करते हैं, डायरेक्टली सेशन के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, क्या नहीं है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हमने देखा था, जो सेल जैसे डिस्कवर्ड हुआ, उसके बाद में सेल कैसे बना, तो वो सारी चीजें हमने देखा है। उसके बाद में हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे ऑर्गेनल्स हमने क्या कर दिए, तो डिस्कस कर दिए। अभी जो हमें बात करना है वो इसके बारे में बात करना है। किसके बारे में? अब जो हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, यह हमें देखना है। यूकैरियोटिक सेल के अगर बारे में हमें बात करना है तो दो तीन चीजें हमारे लिए क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखें, यूकैरियोटिक सेल के बारे में जब भी हम क्या करेंगे, तो बात करेंगे, तो उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, सारे लोग ध्यान दे दो। आप जब भी क्या है, तो लेक्चर के लिए बैठते हो, लेक्चर मतलब देखने के लिए, उस टाइम में याद रखना सारे लोग एनसीईआरटी का बुक लेके ही बैठिए। बिकॉज अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको बताना जरूरी है, और सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट करना भी जरूरी है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आप वो अपने बुक्स में लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आप क्या करो, तो उसको साथ में लिखते जाओ, ताकि आपका टाइम भी बचता है, और अपना जो नोटबुक है वो भी मतलब भी होता है ट्रू, है ना? तो ट्रू सेल उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो हर एक का तो पॉइंट हम क्या है, तो अच्छे से देखते हैं। एक बार सारे के सारे पॉइंट क्या करते हैं, तो हम डिटेल में देखते हैं। कहां पे क्या होता है, कहां पे नहीं है, तो सारे पॉइंट हम क्या करते हैं, तो बात करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये था इसके अंदर, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज। देखो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, बस 1 सेकंड, ओके। हाँ जस्ट ओके, स्टार्ट, ओके। कुछ प्रॉब्लम आया तो बताइए मुझे डायरेक्टली, मैं हम इसके ऊपर ऑन कर देते हैं। देखो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, दीज आर द ट्रू स्ट्रक्चर होता है, क्या है, तो वेल डेवलप्ड सेल होता है। उसमें अगर हम बात करेंगे, तो पहला पॉइंट यहां पे याद रखें, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्चुअल में वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल मिलते हैं आपको, मतलब फुल्ली डेवलप मिलते हैं। इसमें पहली बात याद रखें, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल कहते हैं हम, ठीक है? क्या कहते हैं उसको हम? वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं उसके अंदर। कैसा मिलता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और कैसे मिलता है, तो ऑर्गेनल्स। मतलब हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करूंगा मैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने बात किया था, सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स थे वो कैसे थे, क्या है, तो मेम्ब्रेन लेस थे, मेम्ब्रेन बाउंड लेस थे, साथ में ओके, साथ में वो अनडेवलप्ड थे। बट यहां पे अगर हम बात करेंगे, ओके, इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अगर हम बारे में बात करेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। सेकंड वन थिंग, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं। मतलब इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी मिलता है, साथ में क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा मिलता है, तो उसका वेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो आपको मिलता है। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सेकंड वन जो थिंग्स आती है आपके पास में, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन गिव्स अ क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, सारे लोग ध्यान दे दो इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे। मतलब जो ऑर्गेनल्स है, अगर सेल है, सेल के अंदर अगर है,
तो एक क्या है तो कंपार्टमेंट क्या होते तो बनाते हैं, बिकॉज आप पता है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या है तो ऑर्गेनल्स है, तो वो क्या करते तो हर जगह पे प्रेजेंट होने की वजह से, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने की वजह से उसके अंदर क्या होता है तो कंपार्टमेंटेशन, या उसको हम कंपार्टमेंट कहते हैं या कंपार्टमेंटाइजेशन कहते हैं, तो वो क्या होता है तो वहां पे क्रिएट होता है। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करता हूं। दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, क्या है बोला है मैंने, दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो याद रखें इसने क्या बोला है कि दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके अगर मैं बात करूं तो दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी क्या है तो ऑर्गन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो सेल्स होते हैं, अब लोकोमोटरी वगैरह होता है, साथ में इसके अंदर कुछ स्केलेटल होते हैं। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे मैं अपने बॉडी की बात कर रहा हूं, तो अपना जो बॉडी है, बॉडी को क्या होता है तो स्केलेटल्स होते हैं ना, ये जो है तो इसको स्केलेटल कहते हैं हम, ठीक है। सो इसको हम इंडोस्केलेटल कहते हैं। हियर जो होता है एक्सोस्केलेटल में आता है, जो नेल्स होते हैं वो किस में आते हैं तो एक्सोस्केलेटल में आते हैं, तो मतलब ये बॉडी स्केलेटल है, इसको क्या कहते हैं हम बॉडी स्केलेटल कहते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो सेल जो है, सेल के अंदर क्या होता है तो कुछ फाइबर्स रहते हैं, कुछ क्या है तो बॉडीज है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है सेल के अंदर, इंटरनल ऑफ द सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो है एज अ साइटोस क्या है तो हम उसको साइटोस्केलेटल बोल के क्या करते हैं तो वो काम करते हैं। तो ये जो सेल होता है वेल क्या है तो वेल ऑर्गेनाइज सेल है। साथ साथ में मैंने बोला कि अगर इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, न्यूक्लियस डेवलप होता है, साथ में प्रेजेंस ऑफ क्या है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, तो कंपार्टमेंटाइजेशन होता है, साथ में ये जो होता है लोकोमोटरी है साइटोस्केलेटल उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और लास्ट वाला पॉइंट इसके अंदर क्या है तो इंपॉर्टेंट है, ओके। साइटोस्केलेटल मींस क्या है तो उसके अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ताकि साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है उसके लिए वो क्या करता है काम करता है, या तो मैं बोलता हूं सपोर्ट के लिए। सेल का जो साइज है, शेप है, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करता है तो ये काम करता है। जैसे कि आपका बॉडी जो है ये क्या है तो मतलब ये जो हैंड्स है ना, ये क्या करता है अपने बॉडी को एक स्पेशल शेप देते हैं ना, और अपना बॉडी का शेप और साइज जो है मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। सेम या जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है कुछ ऑर्गेनल्स है, ओके, माइक्रोबॉडीज है कुछ, ओके, पिलिया वगैरह जैसे इस तरह का मैंने बोला है उस तरह का, या माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह होते हैं जो कि सेल को क्या करते हैं एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, सेल का साइज मेंटेन करते हैं, और वो क्या है तो स्पेसिफिक शेप और साइज दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द साइटोस्केलेटल, अगर बॉडी है तो बॉडी को बॉडी स्केलेटल कहेंगे, सेल है तो उसको साइटोस्केलेटल कहेंगे, सिंपल है, ओके। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देयर क्या है तो देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। देखो इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो क्या है तो ऑर्गेनाइज्ड होता है किसके अंदर तो क्रोमोसोम के अंदर। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी मैं आपको डेफिनेटली जब न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे उस टाइम में बता दूंगा। पहले क्या होता है क्रोमेटिड मटेरियल होता है, क्रोमेटिड मटेरियल के अंदर स्लोली चेंजेस हो जाते हैं और बाद में जाकर वो क्रोमोसोम बनता है। क्लियर है सबको? सो सेम यहाँ पे भी ऐसी ही चीजें है क्या, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं तो कन्वर्ट्स हो जाते हैं। सो अब ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम क्या है तो हर चीज के बारे में बात करेंगे। सो आज का जो सेशन जाता है एक्चुअली इसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह बात करेंगे, सेल वाल के बारे में बात करेंगे, बाकी के जो ऑर्गेनल्स है हम स्लोली स्टेप बाय स्टेप क्या है तो ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट वन थिंग जहां पे ये आती है कि अगर आप देखते हो, ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हो, देखो यहाँ पे प्रोटिस्ट सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, फंगल सेल्स भी आते हैं यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। देखो आपको सेल के साइज और शेप क्या है तो अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये अगर आप देखते हो तो इसको प्लांट सेल कहते हैं, ये जो सेल्स है इसको एनिमल सेल कहते हैं। डायग्राम आप बचपन से देखते आ रहे हो तो आपको मतलब बताने की जरूरत है, समझ जाओगे डायग्राम से। तो ये सारे सेल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल है, वेल डेवलप्ड सेल होते हैं, ओके, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल क्या है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो हम इसके बारे में क्या करते हैं तो डिटेल में जानकारी लेते हैं। चलो फटाफट नेक्स्ट वन पॉइंट, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट वन जो बात करने जा रहा हूं मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आपके लिए, ठीक है, ओके। सो बात करते हैं इसके बारे में, ओके, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर क्या है तो ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनल्स आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला था गुलाब जामुन इज मेड अप बाय द मैदा, ओके। साथ में क्या है तो उसके अंदर और कुछ चीजें रहेंगी, है ना। सेम यह सेल जो बनता है तो ये सेल बनने के लिए क्या है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हो गए, वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो इसके अगर पासवर्ड अगर चाहिए आपको तो ऑलरेडी अपना एक सेल का प्रीवियस लेक्चर है, ओके, तो अगर उसमें जाकर आप देख सकते हो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं इसको कैसे याद करना है, इसके पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड आपको बता सकता हूं यहाँ पे भी, हाँ, बट वहां पे हमने क्या है तो वेल डिस्टिंग्विश किया है सारे ऑर्गेनल्स को।
तो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसका एक पासवर्ड आता है, पासवर्ड ऐसा है, या निमोनिक्स बोलते हैं हम उसको। निमोनिक्स ऐसा है, काका मामा पप्पा पप्पूची सासू गेली रेल्वेच्या वेगानं लातूरवरून नांदेडला, नांदेडवरून इंजिनिअरिंगला, ठीक है। तो ये पासवर्ड आता है, ओके। वैसे वहां पे आप जाकर जो नेक्स्ट वन लेक्चर है उसमें जाकर क्या है तो मैं लगा तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देता हूं, ठीक है, उस वहां पे जाकर आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो ये जो पासवर्ड है वो कौन सा है तो काका मामा पप्पा पप्पूची सासू गेली रेल्वेच्या वेगानं लातूरवरून नांदेडला, नांदेडवरून इंजिनिअरिंगला। तो दैट इज द निमोनिक्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स अगर आप कहीं जाते हो और अगर आपको कोई पूछता है कि सर सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताओ, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको पूछेंगे लोग क्या कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी का आप नाम बताओगे तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स रहते हैं। सो अगर मैं ऑर्गेनल्स की बात करूंगा तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका, मैंने ऑलरेडी निमोनिक्स बोल दिया है, काका मामा पप्पा पप्पूची सासू गेली रेल्वेच्या वेगानं लातूरवरून नांदेडला, नांदेडवरून इंजिनिअरिंगला। तो वो सारे ऑर्गेनल्स आते हैं, सबके सब आते हैं, ओके। ये जो लेक्चर्स है वहां पे आप जाकर क्या है तो देख सकते हो, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द प्लांट सेल, ओके। ये क्या है तो प्लांट सेल है। सो अगर हम इसको देखते हैं, सो यहां पे देखिए आपको जो आउटर मोस्ट होगा यहाँ पे सेल वॉल मिलेगा, आउटर मोस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम सेल वॉल कहेंगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल वॉल के बाद में आपको डेफिनेटली पता है नेक्स्ट टू द सेल वॉल या इनर मोस्ट, मतलब नेक्स्ट टू द सेल वॉल बोल सकते हैं। सेल वॉल के बाद में जो इनर मोस्ट रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या चीजें मिलता है, तो ये भी हमारे लिए क्या है तो इंपॉर्टेंट है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिलता है। तो देखो इसके अंदर ये जो है ऑर्गेनल्स है सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सारे ऑर्गेनल्स है। बट एक बात याद रखना, मैं सिर्फ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या है तो सेल वॉल के बारे में बता रहा हूं। देख लेना, जो प्लांट सेल्स होता है, प्लांट सेल के अंदर क्या है तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट इनके केस ऑफ द एनिमल सेल के अंदर क्या है तो सेल वॉल नहीं रहता है। बात को समझो, ठीक है। इन केस ऑफ द प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ द एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। गॉट इट, ओके। सो जब ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है तो एक बात याद रखें, आउटर मोस्ट में आपको क्या मिलता है तो सेल वॉल मिलता है। बट अभी हम जब बात करेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको जो स्लाइड में दिया है वहां पे हमने एक्चुअल में फर्स्ट वन में क्या दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, देन सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। बट मैं आपको सारे ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में एक बार बता देता हूं। देखो पहला होता है सेल वॉल है, उसके सॉरी पहला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद में सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद में आता है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे को कनेक्टेड होता है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आता है। सो याद रखें, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर भी कहते हैं हम, ओके। उसके बाद में गोल्गी अपैरेटस आता है, गोल्गी अपैरेटस आता है, बोथ आर सेम, गोल्जी बोलो या गोल्गी बोलो, गोल्गी अपैरेटस बोलो या गोल्जी बॉडी बोलो, आपके हिसाब से, ठीक है। सो वेट, तो ये क्या मैंने बोला था, यस क्या गोल्जी अपैरेटस बोल सकते हैं या तो गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में लाइसोसोम्स आते हैं, वैक्यूल्स आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आता है, ठीक है। सो उसके बाद में माइक्रोबॉडीज आते हैं, प्लास्टिड आते हैं, राइबोसोम्स आते हैं, साइटोस्केलेटल आते हैं, ओके। सिलिया एंड फ्लैजेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिया एंड फ्लैजेला भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ओके। सेंट्रोइल्स आते हैं, सेंट्रोजोम। देखो यहाँ पे एक बात बताता हूं, सेंट्रोजोम और सेंट्रोइल्स, ओके। एक्चुअली इसका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा कि ओके थोड़ा सा ये सेम बोलते हैं लोग, बट थोड़ा सा डिफरेंस उसमें बता दूंगा मैं, ओके। साथ में न्यूक्लियस आता है इसके अंदर और माइक्रोबॉडीज आते हैं। तो ये 11 ऑर्गेनल्स आपको इसके अंदर क्या होते हैं तो मिलते हैं, एक्चुअली 16 होते हैं। मैं बाद में आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है जो चैप्टर्स है, ओके, ऑलरेडी इसका सेशन ऑलरेडी उसमें है, तो उसमें मैंने बताया कि वह किस तरह ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ओके, सेल वॉल क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको दे दिया है वहां पे, ठीक है। सो वहां पे जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। चलो, सो ये जो बात आता है आपका किसके बारे में आता है तो सेल के बारे में आता है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में आता है। अब हम क्या करते हैं इसके बारे में डिटेल में जाओ क्या है तो देखते हैं। चलो फटाफट, ठीक है, जल्दी, ओके। सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। पहला बात करेंगे हम क्या है तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना है किसी ने भी, ठीक है। सारे लोग अच्छे से ध्यान दे दो। क्या बोला है मैंने, पहला बात जो बात किया है सेल मेम्ब्रेन बोला है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज अ बायो मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, बायो मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको, बायो मेम्ब्रेन नाम से भी जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज अ बायो मेम्ब्रेन, और भी इसको नाम है, ओके। इसको हम क्या कहते हैं तो
ये भी बोल सकते हैं, बायो का मतलब लिविंग मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ओके, बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो आप जानते ही हो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। कैसे, क्या बोला जाता है? सिंगर एंड निकोलसन का कहना है कि ये कौन सा है? सैंडविच मॉडल है। तो ये कैसा होता है बाद में बता देता हूं मैं आपको। सैंडविच आप सब लोगों ने देखा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है, ओके, सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है, सिंगर एंड निकोलसन सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम इसको है, ओके। सो हम क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बायो मेम्ब्रेन जो है, इसके बारे में क्या करते हैं तो डिटेल में बात करते हैं। चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। ये जो होता है, chemical studies on a human RBC show that the cell membrane is composed of lipid bilayer, protein and carbohydrates। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे भी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, बट जैसे भी आपको पता है, ओके, जब हमने केमिकली अगर सबसे पहले अगर बात करूँ सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स है, जब इन्वेंशन हो गया था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या क्या है तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ था, उसके बाद में कुछ लोगों ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने पहली बार कौन से सेल के बेसिस पे स्टडी किया था? ये जो आपको पूरा दिया है, पूरा स्ट्रक्चर दिया है, पूरा क्या है तो डिस्क्रिप्शन दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये उन्होंने आरबीसी के ऊपर स्टडी करके, आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद में आपको ये सारी चीजें बताई है। सो इसमें एक बात याद रखें, इसने क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसने देखा कि जब उन्होंने आरबीसी के ऊपर जब स्टडी किया, आरबीसी के ऊपर क्या है तो जब एनालिसिस किया, तब उन्हें पता चला कि आरबीसी के अंदर हमें क्या पता चला, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता चला। उसमें हमें यह पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो किससे बनता है तो यस, लिपिड बाइलेयर से होता है, और उसके साथ में प्रोटीन होता है, साथ में स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सो आपको अगर बात बताया जाए तो अगर आपको किसी ने पूछा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय वन ऑफ द लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। गॉट इट? ओके। सो नेक्स्ट वन पॉइंट, सेकंड में हम बात करते हैं लिपिड के बारे में। तो लिपिड मेनली फॉस्फोग्लिसराइड फॉर्म में होता है। लिपिड मेनली फॉस्फोग्लिसराइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड जो होता है और मेनली किसके फॉर्म में आता है तो याद रखें, लिपिड मेनली फॉस्फोग्लिसराइड होता है, मतलब फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल हो गया क्या, फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है। हैव अ आउटर पोलर हेड। अब मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। उसने बोला है कि जो लिपिड बाइलेयर था, लिपिड बाइलेयर बोला, बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब ये वाला भी होता है, वो बात नहीं बोल रहा हूं मैं, बाय का मतलब होता है दो, यहां पे ये बात बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है। तो जो लिपिड होता है, लिपिड बाइलेयर आपको क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सो लिपिड मेनली फॉस्फोग्लिसराइड से बनता है। हैव अ आउटर पोलर हेड and inner hydrophobic tail so that the non-polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि यस ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लिपिड बाइलेयर दिखाई दे रहा है ऊपर से, है ना। देखो यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर प्रोटीन्स है। ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये आपको हेड मिल रहा है और ये उसका टेल है। एक्चुअली ये लिपिड बाइलेयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लिपिड का जो बाइलेयर्स है वो इस तरह है। सो इसने बोला है कि हेड जो होता है, यहां पे आप देखोगे तो उसने बोला है कि आउटर पोलर हेड होता है। देखो पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या बोलते हैं हम इसको? तो हेड जो होता है वो कैसा होता है तो पोलर होता है। पोलर मींस व्हाट, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अगर मैं बात करूंगा तो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब आप बात करोगे सर हाइड्रोफिलिक मींस व्हाट, हाइड्रोफिलिक मींस क्या होता है तो इट अब्सॉर्ब द वाटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर अब्सॉर्प्शन उसके अंदर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं तो पोलर कहते हैं। तो जो हेड होता है, ओके, जो लिपिड बाइलेयर फॉर्म में होता है, तो हेड जो होता है वो पोलर होता है, और ये नीचे वाला जो है इसको हम टेल कहते हैं। टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक। ओके, आप यहां पे याद रखें, हेड मैंने बोला है पोलर, तो टेल क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ओके, ये सही बात है। तो क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होता है। ये कैसे होता है, नॉन पोलर। तो पोलर, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। तो मैंने आपको बोला था पहले, अगर पोलर हेड अगर हाइड्रोफिलिक हो सकता है तो टेल क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। क्या होगी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिया वर्ड आपने सुना होगा, है ना।
फोबिया मीन्स क्या है, तो डरना, तो ये वाटर से डरता है ना, तो वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। देखो लिपिड ये वर्ड जब आप सुनते हो तो ही आपको पता चलता है लिपिड यानी क्या है, तो वो ऑयल है, सब लोग जानते हैं, घी लोग सब जानते हैं, सब लोग घी जानते हैं, यस घी क्या है, तो लिपिड है। ओके ऑयल सब लोग क्या है, तो अपने सब्जियों में यूज करते हैं, तो लिपिड ऑयल क्या है, तो एक लिपिड है ना। सो ये जो चीजें होते हैं लिपिड हम उसको बोलते हैं, ऑयल हो या आपका घी हो या बाकी कोई, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ टाइप के ऑयल्स आपको मार्केट में मिलते हैं, और हम जो ज्यादातर खाते हैं, ओके सारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल खाया जाता है, बोले मुझे सब लोग, अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल खाया जाता है वो कौन सा हो सकता है, ठीक है, तो मैक्सिमम अगर मैं बताया जाऊँ तो मैक्सिमम लोगों का सवाल यही आएगा, ओके कि सर हम करडई होता है या अपना सनफ्लावर्स होता है ना, या बाकी बहुत सारे आप बोल सकते हो, बट एक्चुअली मैं बताने जा रहा हूँ, तो याद रखिए एक्चुअल में ज्यादातर लोग पता है क्या, कॉटन ऑयल खाते हैं। आपको जो मार्केट में मिलता है ना, जो खुला ऑयल रहता है ना, कि डब्बे में वगैरह रहते हैं वो दे देते हैं, है ना, तो मैक्सिमम लोग पता है क्या, जो सेलर्स होते हैं मैक्सिमम वही ऑयल क्या करते हैं, तो आपको सेल करते हैं, दैट इज द कॉटन ऑयल होता है। ओके उसकी वजह से तो सारे डिसीज वगैरह क्रिएट हो रहे हैं ना, जो कि आपको सही तरीके का ऑयल नहीं मिल रहा है। तो ये जो लिपिड होता है दैट इज द ऑयल, लिपिड ही क्या है, तो ऑयल होता है। ओके घी वगैरह जो हम बात करते हैं, ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना जरूरी है। सो हेड जो होगा पोलर होगा, जो कि हाइड्रोफिलिक है, और टेल जो होगा वो कैसा है, तो हाइड्रोफोबिक है। ये बात आपके लिए क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सो अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा। ओके हम इसके बारे में बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन ही है, पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट यानी क्या है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच है, यहाँ पे दिखाई दे रहे प्रोटीन के ऊपर, है ना। ओके अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, और ये देखो यहाँ पे ये एक वाला लेयर और ये एक वाला लेयर, ये क्या है, तो लिपिड बाइलेयर है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर में दिया है एक्चुअली नहीं दिया है, मैं आपको जो बताता हूँ याद रखें, लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो। ओके ऐसा ये लिपिड बाइलेयर्स रहता है। सो इस साइड से भी क्या है, तो हेड इस तरह का। ओके ओके समझ में आ रहा है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। सो ये एक लेयर होता है, ये एक लेयर होता है, ऐसे दो बाइलेयर होता है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं। और इसके बिटवीन क्या भरा जाता है, तो आपने सैंडविच देखा होगा। ये जो स्ट्रक्चर बताया एक्चुअली सिंगर और निकोलसन ने बताया। ऐसा ये दो बाइलियर्स है, अपर मोस्ट वाला नीचे वाला, है ना, अपर और नीचे वाला दोनों के दोनों देखिए। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको पता है सैंडविच आप लोगों ने खाया होगा, सैंडविच ऊपर पाव रहता है, नीचे भी पाव रहता है, उसके अंदर भुस्सा भरा रहता है ना, सॉरी भुस्सा नहीं रहता है एक्चुअली, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें भरते हैं जो कि ईडेबल चीजें होती है, खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरह क्या करते हैं, तो हम यूज करते हैं, तो दैट इज द भुस्सा, ठीक है। ओके सो ये वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर भूसा या हम जो खाने वाले चीजें सैंडविच की वजह से होता है, तो ये सैंडविच लाइक दिखता है, ऊपर से दो लेयर्स है, नीचे अंदर क्या है, तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होता है। सो दैट्स व्हाई गिवन द नेम क्या है, तो इसको हम कहते हैं सैंडविच मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सैंडविच मॉडल। सो आगे वाला पार्ट क्या करते हैं, तो हम देखते हैं। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फटाफट सारे लोग हो गया। चलो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए यहाँ पे। यस शो हो रहा है आपको अच्छे से, यस। ये देखो यहाँ पे हेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेड रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेड। आप बोलेंगे सर ये पूरा ही पूरा हो रहा है, ये बीच में कौन है, तो ये प्रोटीन है। ओके यहाँ से हेड, ये बीच में कौन है, तो प्रोटीन है, यहाँ से क्या है, तो प्रोटीन है। तो इसके ये प्रोटीन के टाइप से देखो, यहाँ पे आपको चैनल प्रोटीन नाम दिया है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन नाम दिया है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन नाम दिया है ना, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन नाम दिया है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन नाम दिया है ना, तो समझ में आता है आपको कि क्या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन इसके अंदर मर्ज होता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए। रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। देखो इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का, ये डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होता है। क्या बोला मैंने, डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होता है, वेरी करता है। ओके वेरिएशन रहता है। सो रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन अ डिफरेंट सेल। एग्जांपल बात करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ह्यूमन आरबीसी या ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी का ही नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ओके जैसे कि आरबीसी है इरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है ल्यूकोसाइट है, क्या है तो आपका प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्लियर है। सो ये हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि ये सारी जो स्टडीज किया है एक्चुअली आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किया है। सो हम बात में यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल के लिए भी हम कौन लेंगे, तो आरबीसी लेंगे, ठीक है। ओके सो इन केस ऑफ द ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन हैज अ 52% प्रोटीन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो वर्डिंग मैं बताने जा रहा हूं। ओके जो आरबीसी होता है, ह्यूमन आरबीसी होता है, उसका जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर 52% क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, एंड द 40% क्या मिलता है, तो लिपिड मिलता है। आप बोलेंगे सर 50 और 40, बाकी वाला बीच में कहां गया 100% के लिए, तो वो क्या रहता था, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ओके याद रखें। सो
52% प्रोटीन रहेगा और 40% क्या है तो आपको लिपिड मिलेगा। बेस्ड ऑन द इज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द इज ऑफ द एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन आर टू टाइप। देखो जो प्रोटीन्स होते हैं जो मर्ज है उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ टाइप्स बताया है, मतलब जो प्रोटीन है समझ लो ये जो लिपिड है, लिपिड के अंदर वो मर्ज हो चुके हैं प्रोटीन, तो उसके बेसिस पे उसके टाइप्स है। ओके, एज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द टू टाइप्स आता है। पहला जो आता है इंटरग्रेनल प्रोटीन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरग्रेनल प्रोटीन क्या होता है, तो इंटरग्रेनल प्रोटीन मींस क्या है तो पार्शियली और द टोटली ब्यूरिड इन अ मेम्ब्रेन। ओके, देखो पहले बात मैं बताने जा रहा हूं, इंटरग्रेनल प्रोटीन की बात कर रहा हूं। इंटरग्रेनल प्रोटीन के अगर बारे में बात करेंगे तो ये जो होता है पार्शियली, एक तो क्या होता है मर्ज होता है। देखो ये ऊपर का लिपिड का लेयर है, नीचे वाला लिपिड लेयर है। क्लियर है सब लोगों को? यहां से अगर हम देखेंगे तो लिपिड लेयर है, यहां से हम देखेंगे तो लिपिड लेयर है। बट इसके अंदर आपको पता है कि ये कैरियर, ये जो प्रोटीन्स है इसके अंदर क्या है तो अंदर चले गए, बिटवीन चले गए। तो मतलब ये जो प्रोटीन्स होते हैं डायरेक्टली मर्ज हुए वाले, या तो क्या है थोड़ा सा क्या है तो पार्शियली मर्ज हुए वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन कैसे होते हैं? ओके, इंटरग्रेनल प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरग्रेनल प्रोटीन होते हैं। तो ये बात आपके लिए क्या है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने क्या बोला है तो जो प्रोटीन पार्शियली, याद रखें, द पार्शियली और द टोटली ब्यूरिड इन अ मेम्ब्रेन, दैट टाइप ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एज इंटरग्रेनल प्रोटीन। ओके, सो याद रखें, सो टोटली मर्ज हुए या तो पार्शियली मर्ज हुए जो प्रोटीन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरग्रेनल प्रोटीन्स कहते हैं। तो फर्स्ट वन थिंग, सेकंड वन थिंग की बात करता हूं, पेरिफेरल प्रोटीन की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज मीन बाय द पेरिफेरल? ओके, पेरिफेरल है ना, मतलब आजू बाजू या सबोतली बोल सकते हैं हम, या हमारे सराउंडिंग में बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल कहते हैं। देखो ये वाला चीज है, ये आपके पास में मार्कर है, इसके बाजू वाला एरिया पेरिफेरल एरिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल कहते हैं। तो पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो क्या होते हैं प्रोटीन है जो क्या है तो मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, उसको हम क्या कहते हैं तो पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। गॉट इट? सो दोज प्रोटीन व्हिच लाई ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब होता है जस्ट अबव, मतलब इजीली हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं, ओके, जस्ट जैसे ऐसे क्या है तो मतलब स्टिक हुए वाले, जस्ट लाई ऑन द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिफेरल प्रोटीन। गॉट इट? सो दैट इज अबाउट द टू टाइप। प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, एक जो होता है पार्शियली और पार्शियली और फुल्ली मर्ज्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल प्रोटीन। और जो क्या है तो जस्ट ऑन लाई ऑन द मेम्ब्रेन, जस्ट लाई ऑन द लिपिड बाइलेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ ओके पेरिफेरल प्रोटीन। गॉट इट? सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट। सो इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पॉइंट है वो ये है। ओके, देखिए, देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बोला है सैंडविच टाइप ऑफ द मॉडल या फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये दो नाम उसको दिए हैं। सैंडविच का मतलब होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाला जो है, एक्चुअली ये जो नाम दिया है ये दो अंकल ने दिया है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है दोनों के नाम, बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। दोनों के दोनों अंकल के नाम याद रखिए। ये जो अंकल है इसका नाम है सिंगर और इसका जो नाम है निकोलसन। तो ये सिंगर और निकोलसन है। देखो सिंगर मतलब सॉन्ग गाने वाला नहीं है, इनके मम्मी ने इसके नाम दिया था, मतलब पहले तो साकरपान बांटा, बाद में उनको नाम दिया। तो ये सिंगर है और बाद में ये क्या है तो निकोलसन है। तो ऐसा कोई नामकरण नहीं होता है, तो ठीक है, याद रखना। वैसे कोई प्रथा नहीं है उस साइड में, अगर फॉरेन में जाओगे तो उस साइड का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पान और साखर देना उसके बाद में नाम रखना, वो इंडिया में ही होता है सारी चीजें। सो सिंगर मतलब ये कोई सिंगर वगैरह गाने वाला नहीं है, इसका नाम है उसके मम्मी पापा ने दिया था, तो उसको बहुत पसंद है तो उसने रख दिया उसको, तो इसका नाम है सिंगर। और ये जो है ये निकोलसन है। तो सिंगर एंड निकोलसन हम दो वर्ड क्या करते थे इसके अंदर यूज करते हैं। ओके, जस्ट वन सेकंड, किसी क्वेश्चन है? देख दो कोई क्वेश्चन है क्या तो? ओके ओके, डेफिनेटली इसके ऊपर जो भी नोट्स है इसके मैं नोट्स आपको डेफिनेटली सेंड करूंगा। ओके, ऑलरेडी में ऑलमोस्ट नोट्स रेडी है। ओके, सो आपका अपना जो ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर मैं क्या करता हूँ नोट्स आपको सेंड करता हूँ जब लेक्चर्स खत्म हो जाता है, या इसके बाद मेरा और एक लाइव लेक्चर है उसके बाद में मैं सेंड कर देता हूँ। गॉट इट? ओके, चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट। सो पॉइंट जो है हमारे पास में दूसरा ये है, सिंगर और निकोलसन ने क्या है तो 1972 में, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट, 1972 क्या है तो 1972 में इसने बताया, क्या बताया सिंगर और निकोलसन ने? अकॉर्डिंग टू दिस द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू दिस द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable the lateral movement of protein within the oral bilayer. Okay, so देख लो, सिंगर और निकोलसन का ये कहना है कि कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, कॉसी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है
देखो कॉसी का मतलब होता है कोई जो मटेरियल्स है उसको स्लोली स्लोली क्या करे तो इनेबल करे, तो हाउ कैसा? So causative fluid membrane या nature of the lipid enable the lateral movement of the protein within the oral bilayer. Okay, तो lateral movement of the protein within the oral bilayer, and this ability to move within the membrane is measured as it is a fluidity. देखो हम बात कर रहे हैं फ्लूइडिटी के बारे में, तो कॉसी फ्लूइड का मतलब होता है हम इसको परमेबल बोलते हैं या सेमी परमेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है जो चीजें उसको अलाउ करना है उस चीजों को अलाउ करेगा, जो चीजें अलाउ नहीं करना चाहिए उसको वो अलाउ नहीं करेगा। दैट इज द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन, ओके, या जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं या जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी के बारे में बात किया। और उसने बोला है कि द एबिलिटी ऑफ मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी। जो मतलब मेम्ब्रेन से जो चीजें पास हो रही है उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं, जो एबिलिटी है फ्लो करने की उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। सो आपको फ्लूइडिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ज्यादातर पूछा जाता है और बहुत लोगों को इसका आंसर्स नहीं पता होता है। जो लोग देख रहे हैं तो मुझे बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर्स देते हैं। ओके, ऑलमोस्ट आपको आंसर देना जरूरी है। सो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं तो आपका आंसर रेडी होना चाहिए। तो आंसर ये है, सॉरी क्वेश्चन ये है आपका, व्हेन द temperature given to the plasma membrane, याद रखिए, when the temperature given to the plasma membrane then the fluidity of the membrane is नंबर 1। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दो ही दूंगा मैं, एक तो क्या होगा इंक्रीज होगा या तो दूसरा डिक्रीज होगा। चलो बोलो फटाफट, दो ही ऑप्शन आपके पास में है। क्या मैंने बोला है? When the temperature given to the plasma membrane, okay, then the fluidity of the membrane is increase or decrease। आपको दोनों में, दो सवाल में आंसर देना है। चलो फटाफट, यस सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी, साक्षी आंसर चाहिए मुझे जल्दी, ओके फटाफट बोलो जल्दी जल्दी। फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। देखो मैं बाद में जो बताने जा रहा हूं वो सारे लोग ध्यान दे दो, अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो फिर से बताता हूं। अगर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी कम होगा क्या ज्यादा होगा, सिर्फ ये बताना है आपको। सो मुझे बताइए, आपको जैसे लगता है वैसे आंसर मुझे चाहिए। ओके चलो जल्दी जल्दी, या तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो ओके ओके यस साक्षी इंक्रीज, ओके। सो सही बात है, जो ये जो है फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो किस तरह हो जाएगी मैं बात करता हूं आपको। सो एक बात बताता हूं आपको, आपने एक ये देखा होगा, यस घी तो सब लोगों को पता है, जब क्या होता है विंटर डेज होते हैं, विंटर डेज में क्या होता है तो जो घी है वो कोगुलेट फॉर्म में रहता है ना, पूरा के पूरा क्या होता है कोगुलेट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो जैसे हम उसको हीट देते हैं तो क्या होता है वो मेल्ट हो जाता है, क्लियर है सब लोगों को? तो मेल्ट हो जाता है मतलब क्या है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है जो बाइंड थे, टाइटली बाइंड थे, वो क्या होते हैं लूज हो जाते हैं, तो फ्लूइडिटी क्या होगा इंक्रीज होगा। सेम यार उस तरह का ही है, ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना है। मैंने आपको बोला लिपिड यानी ऑयल होता है या जिसको हम घी वगैरह बोलते हैं, राइट ना, तो ये लिपिड है। ऐसा ही एक मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल जो टाइटली बाउंडेड है वो क्या हो जाएगा, तो थोड़े से लूजली बाउंडेड हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा, टाइटली बाउंडेड तो भी ये फ्लूइडिटी करता है, अगर लूजली बाउंडेड है डेफिनेटली फ्लूइडिटी करेगा। मतलब क्या है, तो फ्लूइडिटी क्या होगा इसका इंक्रीज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ओके, तो बहुत सारे लोगों को आंसर्स पता नहीं होता, तो याद रखिए। Whenever the temperature given to the plasma membrane, the fluidity of the plasma membrane is increase, okay। चलो ये सारी चीजें आपको पता है, था किसने दिया था, तो ये अंकल ने दिया था। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है याद रखें। ये जो है बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, तो एक्चुअली प्रोटीन्स है, और प्रोटीन के ऊपर आपको ये ऐसा एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा है ना। सो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ऊपर का मॉलिक्यूल ग्लूकोज, नीचे का मॉलिक्यूल प्रोटीन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो मैंने आपको बोला था 52% प्रोटीन होता है, 40% आपका लिपिड होता है, और बाकी जो होता है वो कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं, क्लियर है, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, साथ में इंटरनल प्रोटीन्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, साथ में इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं यहाँ पे, जो आपको येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है हियर आल्सो, ओके हियर आल्सो। तो ये जो होता है कुछ सम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसके अंदर, ठीक है,
ओके और ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लिपिड के ऊपर भी क्या है तो कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, लिपिड के ऊपर आल्सो क्या है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी अटैच होता है। जब लिपिड के ऊपर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गए तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, जब प्रोटीन के ऊपर क्या होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन दोनों वर्ड आपके लिए क्या है तो इंपॉर्टेंट है। सो अगर उसके साथ में देखो यहाँ पे एक ऊपर का लेयर और उसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, नीचे वाला एक लेयर ऊपर वाला लेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसके अंदर एक ये जो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है तो उसको हम प्रोटीन चैनल्स कहते हैं, जो कि पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करेंगे जब फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो सबके बारे में क्या करेंगे तो डिस्कस करेंगे। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पॉइंट नंबर नेक्स्ट हो गया। सारे लोग ध्यान दे दो, फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं है, इसके बारे में क्या करना है तो हमें बात करना है। चलो हो गया, यस ओके। चलो बात जो बताने जा रहा हूं याद रखें, फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या है तो ये बात करना है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखें, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो पहला याद रखने ये क्या करता है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए काम करता है। मतलब क्या है तो अगर सेल आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से इनर मोस्ट सेल के अंदर कोई चीजें पास करना है तो इससे थ्रू होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है। मींस ये क्या करता है तो ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड वन, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, ये परमेबल रहता है। ये जो मेम्ब्रेन्स होता है ये कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमेबल रहता है, मतलब सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को परमेबल करेगा, जो मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंस नहीं है हार्मफुल है उसको अलो नहीं करेगा। ठीक है, सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट, तो याद रखा ये क्या होता है तो सेलेक्टिव परमेबल होता है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ओके, तो दोनों साइड में होते हैं कुछ मॉलिक्यूल जो कि इंपॉर्टेंट होता है, सो उसको अलाउ करता है। मींस दैट द सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही क्या करेगा तो पास करेगा, अनसेलेक्टिव मॉलिक्यूल है उसको पास नहीं करेगा। सेकंड वन थिंग जिसके अंदर था, ड्यू टू द फ्लूइडी नेचर, ओके या फ्लूइड नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन अ सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन सेक्रेशन, अगेन इंडोसाइटोसिस, क्या बोला है मैंने इंडोसाइटोसिस, ओके, एंड द सेल डिवीजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बात जरूर आप याद रखें, क्या याद रखना है आपको, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्या है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, पॉइंट नंबर सेकंड ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, पॉइंट नंबर थर्ड ओके ये क्या करता है तो फ्लूइडी नेचर होता है, सो उसकी वजह से क्या करता है तो इट कैन आल्सो हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल का ग्रोथ करने के लिए काम करता है। साथ में ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर पेशेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे एक सेल है और यहां पे एक सेल है, ओके। सो अगर सेल के अंदर की बात करते हैं उसको हम इंट्रा बोलते हैं, सेल के विदिन, सेल के अंदर इंट्रा बोलते हैं, और इन बिटवीन टू सेल बोलते हैं, दो एक सेल है ये एक सेल है, दोनों का बिटवीन बोलते हैं उसको इंटर बोलते हैं। सो यहां पे उसने बोला है कि ये इंट्रा क्या है तो क्या बोला उसने, सॉरी हाँ, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन के लिए काम करता है, मतलब ये दो सेल को ज्वाइन करने के लिए भी क्या करता है तो काम करता है। तो आल्सो हेल्प फॉर द इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए भी काम करता है। अगेन कुछ सेक्रेटरी इन नेचर होता है, कुछ क्या है तो सेक्रेशन करता है, कुछ सब्सटेंस को वो केमिकल को सेक्रेट भी करता है। साथ में ये जो होता है ये कैसा होता है याद रखें, इंडोसाइटोसिस के लिए भी काम करता है। व्हाट इज मीन बाय द इंडोसाइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगर बात करूंगा तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो ये एक सेल है, सेल के अगर अंदर कोई चीजें आ रहा है तो वो समझ लेना वो इंडोसाइटोसिस है। सेल के अंदर चीजें आ रहा है तो उसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर कोई चीज है सेल के बाहर जा रहा है तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इसके अलावा और एक होता है जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई चीज डायरेक्टली इनगल्फ करना, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, तो ये चीजें भी क्या है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसके बाद में जो मैं बात कर रहा हूं वो ध्यान देते सारे लोग, ओके। सो मैंने बोला है कि ये इंडोसाइटोसिस के लिए काम करता है, साथ में सेल डिवीजन के लिए भी काम करता है। तो सेल डिवीजन जो होता है मतलब एक सेल से दो सेल जब बनते हैं उस टाइम में भी क्या करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट के आपको कुछ टाइप्स मिलते हैं, ओके। तो अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो इसके अंदर दो टाइप्स मिलते हैं, एक को हम कहते हैं
टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब होता है क्या है तो अलो ऑफ सॉल्वेंट या अलो ऑफ एनी मटेरियल विद द मतलब विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव प्रोसेस। एंड व्हेन क्या है तो व्हेनेवर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि वो किस तरह होता है, क्या होता है, सारी चीजें हम क्या करते तो देखते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखें, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या बोला है मैंने, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंस, दूसरा एक आता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंस, दो चीजें आते हैं। सो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंस का मतलब होता है हायर टू द लोअर, ओके, मतलब हाई टू लो, दैट इज द अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। और जब अगेंस्ट बोल जाते हैं तो लो टू द हाई, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। सो मैंने यहाँ पे बोला है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंस, दैट इज मींस व्हाट, ओके, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंस कहते हैं, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब विदाउट वेस्टिंग ऑफ, विदाउट यूजिंग ऑफ एटीपी, विदाउट यूजिंग ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है क्या है तो अत्या तात्या पप्पा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो एटीपी का मतलब होता है अत्या तात्या पप्पा, ऐसा नहीं, बिल्कुल, ओके। तो क्या होता है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। सो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है मैंने, एटीपी मींस व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में आप जानते हो, एटीपी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप रहते हैं, एटीपी रहता है, जीटीपी रहता है, एडीपी भी रहता है, एएमपी भी रहता है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। हम जब बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर तब आपको ये सारे नाइट्रोजन बेसिस बता दूंगा मैं, ओके। सो फ्रॉम एक बार और एक याद रखें, ये जो मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात किया था, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ये यहाँ पे जो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर कोई सब्सटेंस पास हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक चीज याद रखें, देखो मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, यहाँ पे एक और एक बीकर है, ओके, यहाँ पे पानी यहाँ तक है, यहाँ पे पानी यहाँ तक है, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैंने यहाँ से अगर यहाँ पे ट्यूब लगाया तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ए टू बी जाएगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा टू लो जाएगा, ठीक है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है, ओके। अब इसके अंदर आपको दो टाइप्स आते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर आपको दो टाइप्स आते हैं। एक को बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। तो याद रखें सिंपल डिफ्यूजन में आराम से होता है, हायर टू लोअर होता है। तो क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट। सो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, ओके, यस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेक्ट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस क्या है तो एटीपी, ओके, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगर जीटीपी की बात करते हैं वहां पे एक होता है एटीपी होता है, दूसरा होता है एडीपी होता है, तीसरा होता है एएमपी। तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप, ठीक है, हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है मोमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट्स, याद रखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। न्यूट्रल सोल्यूट की बात कर रहा है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आप जानते हो, है ना, जो शुगर्स वगैरह होता है, जो वाटर जो होता है ऑलवेज सॉल्वेंट होता है, याद रखना, ओके। और जब हम शुगर वगैरह उसके अंदर ऐड कर देते तो वो क्या होता है तो सोल्यूट होता है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कभी भी याद रखना सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ये कैसा पैसिव प्रोसेस है, इतना याद रखना, बाकी का छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑस्मोसिस आता है। देख अगेन जब हम बात करेंगे प्लांट ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आपको सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर डिटेल में क्या होता है तो डिस्कशन आता है तो हम बात करेंगे वहां पे। सो ऑस्मोसिस क्या है, मोमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मोमेंट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्या है तो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है अलो और फ्लो ऑफ द क्या है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मींस दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑलवेज याद रखना ऑस्मोसिस में क्या होता है फ्लो और अलो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ना कि सोल्यूट मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बोला मैंने, सोल्यूट मॉलिक्यूल नहीं बोला है। तो याद रखना, अलो और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, एंड व्हाट इज द क्या है तो डिफ्यूजन, तो उसके अंदर क्या है तो सोल्यूट मॉलिक्यूल अगर पास होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन, मोमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके, फ्रॉम हायर टू द लोअर, कॉल्ड एज ओके सिंपल डिफ्यूजन। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट। यहां पे उसने आपको और एक बात बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं आपको ऑलवेज पता है कि क्या है तो ऑयल से लिपिड से पास नहीं हो सकता, क्योंकि ऑयल वाटर मॉलिक्यूल मिक्स नहीं करने देता, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। मींस दैट ओके, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर क्या है तो लिपिड बाइलेयर, so they require the membrane carrier protein for the transport or that is the facilitated diffusion। okay, याद रखें, उसने ऐसा बोला है कि जो लिपिड मेम्ब्रेन्स होता है ये क्या नहीं करता है तो जो प्लाज्मा ये है क्या है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको पास नहीं करने देता, क्योंकि आपको पता है लिपिड जो होता है वो ऑयल होता है, सो इसके वजह से वो पास नहीं होता है। सो पास नहीं होने की वजह से क्या है तो उसको अलाउ नहीं करने देगा वो। सो ये बात क्या है तो ऑलरेडी याद रखिए। यस, ऑस्मोसिस आल्सो सीन इन ड्राई फ्रूट्स। ओके, हाँ मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम आपको पता है रेजिन्स वगैरह पता है, रेजिन्स के अंदर ऑस्मोसिस होता है, आप लोग जानते हो। मतलब कैसे होता है, जब हम उसको क्या है तो मतलब किसी फ्रूट्स में मतलब खाने में वगैरह जो ईडेबल्स आइटम्स होते हैं उसमें अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर ऑस्मोसिस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, है ना। जहाँ सेल है वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो सेल होगा, ऑस्मोसिस डेफिनेटली होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे याद रखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है यहाँ पे देखिए आपको सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ओके, यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल सोल्यूट के, तो उससे हायर टू द लोअर आ रहा है। यहाँ पे बात करते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम हायर क्या है तो ये ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन आता है। बट अभी वहां पे हम जो बात करना है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करना है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में हमें क्या करेंगे तो बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है याद रखे, यहां से वो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के कुछ मॉलिक्यूल से यहाँ पे आना चाहते हैं, बट यहाँ पे याद रखना ये क्लोज दिखाई दे रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को वो पास नहीं करता है। क्या बोला मैंने, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या नहीं करता है तो पास नहीं करने देता है। कौन, लिपिड बाइलेयर। जब लिपिड बाइलेयर वाटर मॉलिक्यूल को क्या नहीं करने देगा, पास नहीं करने देगा, उस टाइम में देखो अगर आपको कई चीजों मतलब अगर मैं बात करता हूं, समझ लो आपको कोई टॉकीज में मूवी के लिए जाना है और आपके पास में टिकट नहीं है तो आपको अलाउ करेगा क्या, नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको पास की जरूरत है ना। पास होगा मतलब टिकट्स होगा तो ही अलाउ किया जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या है तो वाटर मॉलिक्यूल को जो लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर जो है पास नहीं करने देता। सो ये क्या करते थे उसको, उसके साथ में कैरियर्स होता है, ओके, कोई तो कैरियर्स होना चाहिए, तो क्या करते हैं वो यहाँ पे प्रोटीन को कैरियर्स बना के क्या करते थे यूज करते, सो उसको कहते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सो हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ द कैरियर, किसी के साथ में, किसी को साथ में लेकर अगर वो पास होता है तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आपको तीन बताए मैंने, सिंपल क्या है तो सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द membrane against the concentration gradients, that is from lower concentration क्या है lower to the higher concentration। अब ये बात भी आप अच्छे से क्या कर लो तो जान लो। ओके, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द क्या है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन। पहला वाला जो कंसेप्ट था हमारा कैसा था, ध्यान दे दो। पहले जो कंसेप्ट में हमने बात किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फर्स्ट जो कंसेप्ट था हमारा वो क्या था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब हाई टू लो जा रहा है। बट यहाँ पे जो एक्टिव की जब हम बात करते हैं तो एक्टिव के अंदर लोअर टू द हाई है, आप थोड़ा सा रिस्की है ना। देखो एक बात बताए तो अगर आप कोई ऐसा टेकड़ी पे चले गए तो आपको बोला कि इतना बड़ा पत्थर, अपना जितना वेट है उतना ही क्या है एक पत्थर ऊपर लेके जाओ, तो आपको मुश्किल लगेगा ना, लोअर टू हाई जाना है तो थोड़ा सा आपको एनर्जी लगेगा। आप दो चार पानी के बॉटल साथ में लोगे, 2-3 टिफिन साथ में लोगे, देन ऊपर चढ़ने के लिए ट्राई करोगे, है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते। मींस दैट अगर मैं बताने जा रहा हूं तो वहां पे याद रखिए लोअर टू जब हाई जाना है तो वहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ज्यादा यूज होता है, एटीपी ज्यादा यूज होता है, हमारा एनर्जी लॉस्ट होता है, ठीक है। बट अगर ऊपर से कोई पत्थर नीचे अगर क्या करना है तो आपको लाना है तो आपको लेने की जरूरत नहीं, ऊपर से धक्का मारो वो ऑटोमेटिक नीचे आएगा, मतलब उसको एनर्जी की जरूरत है क्या, नहीं है। तो पहला वाला था ऊपर से अगर आपने धक्का मार के नीचे डायरेक्टली आता ये पैसिव था,
बट नीचे से अगर कोई चीज आप ऊपर लेके जा रहे हो दैट इज द क्या है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब लोअर टू द हायर जाना है तो आपको क्या है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, मींस दैट एक्टिव प्रोसेस है, और अपर टू द लोअर आ रहा है दैट इज द पैसिव प्रोसेस है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखें। सो आपके लिए क्या है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके यस, हाई टू लो दैट इज द, हाई टू लो का मतलब होता है क्या है तो अगर हायर टू लोअर आ रहा है तो मतलब क्या है तो मतलब अगर मैं बताने जा रहा हूं तो ये एक्चुअली कैसा होता है कि समझ लो ये एक सेल है आपके पास में और ये एक सेल है आपके पास में, दो सेल्स है, इसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे कम है। सो यहां पे हाई टू लो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। अभी कभी ऐसा कभी हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर पॉसिबल करना है तो वहां पे एक्टिव सिस्टम हमें क्या करना था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब यहां पे एक बकेट लगाना पड़ेगा, अंदर डालो, इसकी उठा के डालो, है ना, उठा कर डालना पड़ेगा। मतलब यहां से उठाना, इसके अंदर डालना, तो एनर्जी लगेगा, है ना। यहां से यहां डालना है तो कोई नहीं, पाइपलाइन लगा दो ऑटोमेटिक जाएगा, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर आपका बड़ा सा वेल है, वेल के अंदर पानी जा रहा है तो दैट इज द पैसिव प्रोसेस है। ऊपर से पानी अगर डाल रहे तो पैसिव प्रोसेस है, बट अगर अंदर से पानी निकल कर बाहर लाना तो एक्टिव प्रोसेस, वहां पे एनर्जी लगेगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। सो ये चीज आप याद रखें। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मतलब क्या है तो लोअर टू हाई, ऊपर ज्यादा है तो भी जाना, मतलब अंदर डालना पड़ेगा, तो वहां पे एनर्जी लगेगा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मींस दैट द एटीपी यूटिलाइजेशन यहां पे क्या होगा तो होगा। तो एटीपी यूज होकर यहां पे क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मींस दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो अपने बॉडी में ये कहां पे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके बॉडी के अंदर कहां पे होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने बॉडी के अंदर कहां पे होता है, तो ये बात आपके लिए पता होना चाहिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने बॉडी के अंदर मैक्सिमम कहां होता है, तो आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है आपके बॉडी के अंदर। कौन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ओके, ये आपको पता है क्या, एट द टाइम ऑफ द न्यूरोनिक जो जंक्शंस होता है, जो ट्रांसमिशन और क्या है तो ट्रांसमिशन नाम का कंसेप्ट आपको पता होगा। तो ट्रांसमिशन में और क्या है तो ये काम करता है ना, न्यूरॉन जब क्या है तो दो न्यूरॉन जब एक दूसरे को अटैच होते हैं, ओके, या जो कंडक्शन ऑफ जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन से अगर कोई इंपल्सेस पास करना है तो उस टाइम में यहाँ पे एक चैनल्स होता है, वहां पे क्या है तो एक पंप होता है, जिस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये क्या है तो एक फेमस एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। मतलब आपके बॉडी के अंदर जो अभी जब क्या हो रहा है तो जो ये पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो पास हो रहा है, जो करंट पास हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, जो इंपल्स पास हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी लगती है। और वो जो फेमस एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप जो है, ये क्या है तो एक फेमस एग्जांपल है। सो ये बात आपके लिए क्या है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक बात जरूर याद रखिए, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या है तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्या है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारे के सारी जो चीजें था एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का, तो एक्चुअली मैंने ट्राई किया था कि सेल वाल भी इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बट पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, सिर्फ अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर मैं सेल वाल को मतलब लेने का ट्राई करूंगा तो कम से कम उसको 1.5 आवर्स तो लगेगा ये आराम से, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये सारे की सारी क्या है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। ओके, सो अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। ओके, सो क्या करते हैं हम, पता है क्या, नेक्स्ट वन लेक्चर में क्या करते हैं तो इसके बारे में, मतलब जो नेक्स्ट वन अपना पॉइंट से सेल वाल है, सेल वाल के अंदर क्या है तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम कल के लेक्चर में सेल वाल के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हाँ, और इसके ऊपर के जो ये है क्वेश्चंस है, जो पीडीएफ है आपको मिलता होगा। कल जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड किया था प्रोकैरियोटिक सेल के, उसके क्वेश्चंस क्या करो आप सॉल्व करो, क्वेश्चन का लेवल देखो, मतलब हर चीज आपको वहां पे पता होना चाहिए, बहुत सारा आपको नॉलेज उसमें मिलता है। ओके, साथ में आज का जो है सेल मेम्ब्रेन के, इसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चंस क्या करूंगा तो सेंड कर दूंगा इस पे। हाँ, बाकी सिर्फ आपको ये करना है कि क्या, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप डेली का लेक्चर्स और साथ में ये करो। ओके, जल्दी आपका ऐप भी लॉन्च हो जाएगा, तो आपको इसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डेली का डेली, तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बात सारे लोग ध्यान दे दो। हाँ, अगर बात नोट्स की किसी ने तो बोला था, सो नोट्स जो है, सो नोट्स भी आपको मैं क्या करूंगा तो इस सेल के सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एक लेक्चर है मेरा लाइव लेक्चर, उसके बाद में क्या है तो नेक्स्ट वन लेक्चर खत्म होने के बाद में ये मैं आपको सारी चीजें सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो चलते हैं, संडे है आज, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, चलो बाय।